Hello students, welcome back to my channel. In the previous part we have already discussed the video about the French Revolution, and today we are going to continue it as Society of France. And if you haven't watched the previous video, I'll put the link in my description box. You must go and check it out. So today we are going to discuss the Society of France. See, the Society of France was divided into three estates. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट. जो फर्स्ट एस्टेट था उसको हम लोग क्लर्जी के नाम से जानते हैं, और क्लर्जी का मतलब होता है द पीपल हु आर वर्किंग इन द चर्च. उस टाइम में जो लोग चर्च में काम करते थे उनको हम क्लर्जी बोलते थे, और क्लर्जी जो हमारा एस्टेट था वो हमारा फर्स्ट एस्टेट था. नाउ द सेकेंड एस्टेट वॉज नोबेलिटी. नोबेलिटी में सारे ऐसे लोग थे जो कि हायर पोस्ट पर जो है उनको हाई पोस्ट दी गई थी, लाइक किंग्स, मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इनको हम बोलते थे नोबिलिटी. और थर्ड एस्टेट में जो लोग आते थे वो थे अदर पीपल, फॉर एग्जांपल स्लेव्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा. नाउ जो थर्ड एस्टेट था उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट था वो था फार्मर्स का. जो थर्ड एस्टेट की 90% पॉपुलेशन थी वो थी फार्मर्स की, लेकिन इस 90% पॉपुलेशन में से बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ अपनी लैंड थी, बाकी लोगों के पास अपनी लैंड नहीं थी. और जो टोटल लैंड थी फ्रांस की उसमें 60% ऑफ द लैंड वॉज विद द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग थे उनके पास 60% लैंड थी किसकी, फ्रांस की. और इसके साथ साथ लैंड के साथ साथ उन लोगों को फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को बहुत सारे डिफरेंट प्रिविलेजेस भी दिए जाते थे. प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुविधाएं या फिर एग्जेम्पशंस आप कह सकते हो. उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, जिसमें से कि एक था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स. जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग थे उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ था, मतलब छूट मिली हुई थी किस चीज़ से, टैक्स पे करने से. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग टैक्स पे नहीं करते थे. सारा का सारा बर्डन टैक्स का था किनके ऊपर, थर्ड एस्टेट के लोगों पर. ऑल्सो जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग थे वो अपना काम जो है वो थर्ड एस्टेट के लोगों से करवाते थे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एस्टेट नाउ इन अ डीप स्टडी. तो जो थर्ड एस्टेट था उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस इम्पोज्ड थे, चाहे वो टैक्सेस डायरेक्ट हो या फिर वो टैक्सेस इनडायरेक्ट हो. ऑल द टैक्सेस वर बेसिकली इम्पोज्ड ऑन द थर्ड एस्टेट. और थर्ड एस्टेट में हमने पढ़ा है कि कौन कौन आते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं या फार्मर्स हैं या स्लेव्स हैं, ये लोग आते हैं. थर्ड एस्टेट में बहुत कम लोग ऐसे थे जो थोड़े अपर क्लास के थे, अदरवाइज अपर मिडिल क्लास के थे इंस्टेड. अदरवाइज सारे जो थे वो काफ़ी नीचे एरिया के लोग थे. नाउ इनके ऊपर थर्ड एस्टेट वालों के ऊपर जो चर्च था उसने भी एक टाइप का टैक्स इनके ऊपर इम्पोज किया था. चर्च ऑल्सो इम्पोज द टैक्स ऑन थर्ड एस्टेट विच वॉज कॉल्ड थाइस. इसको इंग्लिश में हम बोलते, हिंदी में बोलते हैं थाइस, और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये है. वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एस्टेट ब्रीफली नाउ. तो थर्ड एस्टेट जो था उसमें बेसिक जो पॉपुलेशन थी वो थी बिजनेसमैन्स की या फार्मर्स की या फिर जो हमारे स्लेव्स थे उनकी. तो थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, चाहे वो टैक्सेस डायरेक्ट हों या फिर वो टैक्सेस इनडायरेक्ट हों. ऑल द टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द थर्ड एस्टेट, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को जो प्रिविलेज मिली हुई थी उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्सेस पे नहीं करने होते थे. ऑल्सो थर्ड एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे चर्च ने भी. चर्च ने जो टैक्सेस इस पे थर्ड एस्टेट पर लगाए थे उसको हम बोलते हैं थाइस. और जो थाइस है इसको हम ये क्या होता था, ये होता था टैक्स पेड बाय थर्ड एस्टेट. ये थर्ड एस्टेट टैक्स पे करता था किसको, फर्स्ट एस्टेट को. और इसमें क्या होता था, दे हैड टू पे द 10% ऑफ देयर हार्वेस्ट. जो भी हार्वेस्ट वो लोग करते थे, जितना भी वो फसल वगैरह उगाते थे उसका 10% उनको चर्च को देना पड़ता था, एंड दिस वाज नोन एज थाइस. और दूसरा एक टैक्स जो उनके ऊपर थर्ड एस्टेट वालों के ऊपर लगा हुआ था वो एक डायरेक्ट टैक्स था. दिस वाज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट वाज नेम्ड एज टाइल. इसको हम टाइल बोलते थे. तो अभी हमने दो टैक्सेस पढ़े, एक है हमारा थाइस एंड दूसरा है हमारा टाइल. और ये दोनों ही टैक्सेस थर्ड एस्टेट के ऊपर लगाए गए थे. जो थाइस था वो चर्च ने लगाया था और जो टाइल था वो एक डायरेक्ट टैक्स था.
इन 1715 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वॉज 23 मिलियन, और जो जिसको कि हम जानते हैं 2.3 करोड़ के नाम से भी, जो कि 1789 में बढ़ के 28 मिलियन पहुंच गई। अब क्योंकि पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ तो डिमांड ऑफ फूड ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो हैपेंड, देयरफॉर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ऑल्सो हैपेंड। अब क्योंकि जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी उस रेट से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, दे वर नॉट इक्वल, तो दिस गेव बर्थ टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मैं फिर से ये बात समझा दूं कि जिस रेट से पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब 23 से 28 मिलियन जिस हिसाब से हुई थी, उस हिसाब से जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फूड सप्लाई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और इट गेव बर्थ टू इन्फ्लेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट वॉज नेवर इक्वल टू द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीमेंट, देयरफॉर इट गेव राइज टू इन्फ्लेशन। और क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ जिसकी वजह से तीन चीज़ें पैदा हो गई, क्या? जो पुअर थे दे बिकेम मोर पुअर, द रिचेस बिकेम मोर रिच, एंड ऑल क्रॉप्स अनफॉर्चुनेटली गॉट ruined ड्यू टू ड्रॉट। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए, और एक ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने की वजह से जितना भी क्रॉप्स थे वो सारे बर्बाद हो गए, और जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन हो गई। Now we must know what is subsistence crisis. Subsistence crisis क्योंकि आया था किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। Subsistence crisis की definition क्या होगी? It is the things or the food or the other needs of the people that were not fulfilled. ऐसी ज़रूरतें लोगों की जिसमें कि खाना और उनकी बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ इन्वॉल्व थी और जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, किस वजह से? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में हो चुका था, उसकी वजह से क्या हो रहा था? देयर वॉज नो फूड लेफ्ट फॉर द पीपल ड्यू टू दिस। लोगों के पास खाने के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं था, एंड ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ ब्रेड राइज्ड अप। और इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो आसमान छूने लगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, और इवन कभी कभी तो किसी भी एक ब्रेड के टुकड़े के लिए लोगों के बीच में लड़ाई तक हो जाती थी। नाउ दिस इज़ द डेट वी हैव read it in the first part of this video, 14 जुलाई 1789। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रांस की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस डेट पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, पीपल ने एक प्रोटेस्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एक चेंज को लाने के लिए फ्रांस में। और वो क्या था कि भाई हमें रीजंस तो पता है कि प्रोटेस्ट के रीजंस क्या थे। प्रोटेस्ट के दो रीजंस थे, एक तो टैक्स और दूसरा था फूड प्राइस। क्योंकि हर जो टैक्स था, हर टैक्स जो है थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर इम्पोज था और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं था, एंड दे वर हैविंग मेनी प्रिविलेजेस एज कम्पेयर टू द थर्ड एस्टेट। एंड ऑल्सो द फूड प्राइस फॉर द पीपल इंक्रीज सो मच दैट दे वर अनेबल टू गेट देयर मील्स फॉर द डेज। एंड दिस प्रोटेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फिलोसफर्स। भाई सीधी सी बात है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, तो वो किसी न किसी अच्छे नेता के या अच्छे लीडर के इन्फ्लुएंस में होता है। तो दिस प्रोटेस्ट वॉज ऑल्सो कंडक्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फिलोसफर्स। वी विल रीड दिस in the next video. Up till then, stay safe, stay home, and also do not forget to like this video and please subscribe my channel. Thank you.